बच्चों, वेलकम टू सोशल पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एससी दुबे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और उससे पहले हमने एम एन श्रीनिवास के टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। तो अब ये थर्ड है आपका ए आर देसाई, ठीक है। आज हम इनके बारे में बात करेंगे और इनके दो कॉन्सेप्ट्स आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, तो वो अगले दो वीडियोज़ में आपको कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज हम लोग ए आर देसाई के बारे में जान लेते हैं, कौन है, ठीक है। इनकी लाइफ स्केच क्या है, जीवन परिचय, ठीक है। कोई भी समाजशास्त्री आप पढ़ने जा रहे हो उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो पहले उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब थ्योरीज आप लोग पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होता है और साथ में आप थोड़ा सा उनका कनेक्ट भी कर सकते हो कि कैसी उनकी लाइफ थी और उस हिसाब से इन्होंने अपने किस तरीके के विचार दिए, क्योंकि इंसान की जैसी लाइफ होती है, जिस भी कंडीशन में वो रहा होता है, उसी के हिसाब से उसके विचार बन जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समाजशास्त्रियों के बारे में आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है, और उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स जानेंगे, ठीक है। तो आप ये इमेज देख रहे हो, ये ए आर देसाई का इमेज है, ठीक है। इनका बर्थ ईयर है 1915 एंड डेथ ईयर है 1994, ठीक। और ये इमेज आपका ए आर देसाई का है, बड़ी मुश्किल से मिला है। ए आर देसाई जी का पूरा नाम है अक्षय कुमार रमन लाल देसाई, ठीक है। इनका पूरा नाम है अक्षय कुमार रमन लाल देसाई। इनका जन्म 16 अप्रैल 1915 गुजरात में बड़ौदा के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 16 अप्रैल 1915 इन एन एलीट फैमिली ऑफ बड़ौदा इन गुजरात। इनके फादर जो थे, देसाई जी के फादर जो थे, वो आप देखोगे गूगल पे सर्च करोगे तो मिलेगा आपको, क्योंकि वो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनका जो साहित्य से संबंधित कार्य देखते हो आप, तो वो बहुत फेमस थे, ठीक है। उनका नाम क्या था? रमन लाल बसंत लाल देसाई। तो जब मैं इनकी इमेज ढूंढ रही थी ए आर देसाई की, तो क्या लग रहा था, कई बार इनकी फ़ोटो मिल जा रही थी, इनके फादर की, उसमें भी लिखा हुआ था आर देसाई, लेकिन आर वी देसाई लिखा हुआ था, क्योंकि उनका नाम था रमन लाल वसंत लाल देसाई और ये है ए आर देसाई। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग था, एक तो फेसेस भी मैच हो रहे थे। फिर मैंने देखा ये जो पिता हैं इनके रमन लाल वसंत लाल देसाई हैं ए आर देसाई के, इसके लिए फेस भी मैच हो रहा होगा। तो चलो देखते हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन, वो बड़ौदा में ही हुई और उच्च शिक्षा जो हुई वो मुंबई में हुई, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीएचडी किया। और पीएचडी में इनके गाइड कौन थे, डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में किया इन्होंने पीएचडी? जीएस घुरिये, ठीक है। जीएस घुरिये के निर्देशन में इन्होंने अपना पीएचडी किया और कंप्लीट कब हुआ इनका पीएचडी? 1946 में, ठीक है। 1946 में इनका पीएचडी कंप्लीट हुआ। अब देखो, इनके फादर तो साहित्यकार थे ही, है ना। और इनका जब विवाह हुआ, जब इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 1946 में पीएचडी कंप्लीट किया। फिर 1947 में इनकी शादी हुई, किसके साथ? नीरा देसाई के साथ। और वो भी क्या कर रही थी, वुमेन स्टडीज़ में, वुमेन स्टडीज़ के फील्ड में बहुत आगे थी उस समय, ठीक है। बहुत सारा काम कर रही थी उस फील्ड में। तो देखो कितने नॉलेजेबल लोग थे इनकी फैमिली में, है ना। उसके बाद पीएचडी के जस्ट बाद इन्होंने किताब लिखी अपनी, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, बहुत अच्छी किताब। इस पे हम लोगों का कॉन्सेप्ट भी है, तो हम लोग इसको कंप्लीट भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये बुक लिखी है उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करने के बाद। और इसका प्रकाशन कब हुआ, ये पब्लिश कब हुई ये बुक? 1948 में, है ना। देखो, पीएचडी 1946 में हुई, शादी 1947 में हुई, फिर एक साल बाद इन्होंने इनकी बुक पब्लिश हो गई, ठीक है। और ये मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ इनका झुकाव था।
मार्क्सियन सोशोलॉजिस्ट थे, मार्क्सियन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे ये, ठीक है। और उसके बाद इनका जो शैक्षणिक जीवन है वो शुरू हुआ 1951 से, ठीक है। टीचिंग करियर कब से शुरू हुआ? 1951 से, ठीक है। तो घुरिये ने क्या किया? घुरिये जी कहाँ पर थे? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उस समय, है ना। तो उन्होंने क्या किया? घुरिये इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो और एक तरीके से इनके अंडर में उन्होंने सोशियोलॉजी में क्या किया था? पीएचडी भी किया था, है ना, जीएस घुरिये के अंडर में। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने क्या किया? जीएस घुरिये ने प्रवक्ता के पद पर इनको नियुक्त कर लिया, और बहुत ही जल्दी इन्होंने इतने अच्छे काम किए, इतने सराहनीय काम किए कि इनको रीडर के पद पर नियुक्त कर लिया गया कम ही समय में, ठीक है। वहीं मुंबई यूनिवर्सिटी या बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही वॉज अपॉइंटेड एज लेक्चरर एंड सून आफ्टर ही वॉज अपॉइंटेड एज रीडर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। और ये मार्क्सियन थ्योरिस्ट तो थे ही, मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनका जो डायलेक्टिसिज्म है वो सब फॉलो करते थे। और जो मार्क्स की मेथोडोलॉजी है, पद्धति शास्त्र, कौन सा? हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, है ना, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद आप लोग हिंदी में पढ़ते हो, जिसमें द्वंद्वात्मक पद्धति का वो इस्तेमाल करते हैं मार्क्स, ठीक है। तो वो वही पद्धति ये भी फॉलो करते हैं, तो इसीलिए उन्हें मार्क्सियन थ्योरिस्ट या मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री भी हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये लियो ट्रॉट्स्की थे एक, तो उनकी राइटिंग्स से, उनकी कृतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। ये हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए, लियो ट्रॉट्स्की, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि ये मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री थे, मार्क्सियन थ्योरिस्ट थे, इसीलिए कहते थे कि जो परंपराएं हैं भारत की, तो उसको आप बिल्कुल धर्म से मत जोड़िए। कहते थे कि परंपराओं को धर्म के आधार पर या ट्रेडिशंस को रिलीजन के बेस पर पूरी तरीके से आप अगर एक्सप्लेन करो तो ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि हर एक समय में, मतलब सोसाइटी होती है तो उसका अलग अलग टाइम पीरियड में लोगों की अलग अलग इकोनॉमिक नीड्स होती हैं, लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हम लोग सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण करते हैं, कल्चरल ट्रेट्स आते हैं, और उन्हीं कल्चर में क्या होते हैं? ट्रेडिशंस होते हैं। तो क्योंकि हमें किसी चीज़ की नीड होती है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हम कोई प्रोसेस, कोई कंडीशन बनाते हैं, कोई कोई ऐसी ट्रेडिशन बनाते हैं, परंपरा बनाते हैं, और फिर वो क्या होती है? वो चलती चली आ रही होती है। फिर जब वो बहुत पुरानी हो जाती है वो परंपरा, तो हम क्या करते हैं? उसको रिलीजन से जोड़ देते हैं कि ये धर्म से जुड़ी हुई है, ये तो ईश्वरीय है। तो वो कहते हैं ये चीज़ गलत है। हर हर एक टाइम पीरियड में सोसाइटी की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ मटेरियल नीड्स होती हैं, जिसको वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे कि आपके मार्क्स हर चीज़ को आर्थिक रूप से देखते हैं, है ना, क्योंकि इसीलिए उन्हें आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। कहते हैं वो हर टाइम पीरियड में लोगों की नीड्स होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करो? ट्रेडिशन को पूरी तरीके से रिलीजन से मत जोड़ो, ठीक है। मतलब आप रिलीजन से तो जोड़ो ही मत, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड में क्या होता है? एक खास ज़रूरत होती है, जिसको पूरा करने के लिए इंसान क्या करते हैं? अलग अलग परंपराएं बनाते हैं, ठीक है। वो सारे ही ट्रेडिशंस जो कि रिलीजन से जुड़े हुए हैं और रिचुअल और फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, वो सारे ट्रेडिशन को वो रिजेक्ट करते हैं, वो सारी इंटरप्रिटेशन, है ना। वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से हमें परंपराओं को नहीं जोड़ना चाहिए। अब जैसे दहेज लिया जाता है हिंदू विवाह में, ठीक है, तो क्या है? क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पैट्रियार्की है, यहाँ पे पुरुषों का प्रभुत्व है, और जिसका प्रभुत्व होगा उसी वही लाभ लेने की सोचेगा, है ना, वो ही दूसरे का एक्सप्लॉइट करता है। अब जैसे पूंजीवादी युग में क्या है? पूंजीपतियों के पास इकोनॉमी है, ठीक है, उनका प्रभुत्व है, ठीक है, तो इसीलिए पूंजीपति का युग कहा गया, है ना। श्रमिकों का युग तो कहा नहीं गया, क्योंकि पूंजीपतियों के पास सब कुछ था, उनका ही पूरा दबदबा था, तो इसीलिए क्या कहा गया? पूंजीपति युग। ऐसी पैट्रियार्की बोलते हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे इनकी ही चलती है, पुरुषों की ही चलती है। तो
जहाँ पर पावर जिसके पास होती है वो क्या करता है, और ज़्यादा अपना प्रॉफिट लेने की सोचता है। तो अब यहाँ पे पैट्रियार्की है, तो यहाँ पे लड़की को झुकाया जा रहा है, लड़की के पक्ष को, ठीक है, कि तुम नीचे हो हायरार्की में, सोसाइटी में, है ना, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, और तुम दहेज दो तभी शादी होगी, है ना, वरना शादी ही नहीं होगी तुम्हारी। ठीक, तो ये सारी परंपराएं क्या हैं, देख रहे हो आप, ये कहीं रिलीजन से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। दहेज देने की परंपरा किसी रिलीजन, किसी फेस्टिवल से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं AR देसाई कि मैं इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करता हूँ। हर हर एक टाइम पीरियड में लोगों की मटेरियल नीड्स होती हैं, और इसी को पूरा करने के लिए ट्रेडिशन फॉर्म होते हैं, और वो पुराने चलते चले आ रहे होते हैं, और उसको रिलीजन से जोड़ दिया जाता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो ट्रेडिशन होता है, इट इज़ एसेंशियली अ सेकुलर फिनोमेना, its nature is economic, and its organizations sorry and it originates and develops in economics, ठीक है, समझ गए, मतलब हर चीज़ को पैसे से जोड़ दो आप, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़ की रियलिटी, है ना। हर चीज़ का मतलब ट्रेडिशन, सारी ट्रेडिशंस की बात हो रही है ना। तो इस तरीके से आप मार्क्स से इनको आराम से कंपेयर करोगे, पता चल जाएगा इनकी मेथोडोलॉजी मार्क्सियन है, ठीक है। बुक्स देख लेते हैं। इनकी फर्स्ट बुक थी, जैसे कि अभी बताया आपको, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर सेकेंड बुक है इनकी, दूसरी पुस्तक, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, 1969 में पब्लिश हुई, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है आपका अगली बुक, गंदी बस्तियाँ तथा भारत का नगरीकरण, स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन बुक्स से आपको पता चलेगा इन्होंने कौन कौन सी फील्ड्स को टच किया है ना। भारत में राज्य तथा समाज, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, भारत में कृषक संघर्ष, है ना, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। फिर कितनी सारी फील्ड्स को इन्होंने टच किया है। ग्रामीण भारत में संक्रमण की दशा, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन। फिर इनकी एक बुक है, ठीक है, भारत में विकास का मार्ग, एक मार्क्सवादी उपागम, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, अ मार्क्सिस्ट अप्रोच, 1984 में पब्लिश हुई। तो ये था कुछ इनके बारे में। अब हम क्या करेंगे, इनकी सारी थ्योरीज को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।